अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। सिचुएशन सूरत हाल ये है कि अभी महंगे बिल्स के ज़ोरदार झटके जिससे आवाम संभली नहीं थी, तो निगरान हुकूमत ने तकरीबन 15 रुपए के साथ पेट्रोल की जो ट्रिपल सेंचुरी है वो करवाकर महंगाई के चक्की में पिसने वाले जो गरीब आवाम है उनको बाकायदा तौर पर ये जिंदा जला डालने वाली मिसाल के तौर पर सामने आ गया है। मुल्की तारीख में पहली मरतबा जो पेट्रोल है वो इस वक्त फ़ी लीटर कीमत 305 रुपये 36 पैसे, जबकि जो डीज़ल है वो 311 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर हो गया। और इसी इजाफे के साथ हुकूमत ने जो IMF के साथ शराइत हैं उसमें 60 रुपये फ़ी लीटर करने की एक और शर्त की भी पूरी हो गई है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि पेट्रोल महंगा है और इसके साथ साथ रेलवे ने फौरी तौर पर अपने किराए में इजाफा कर दिया है। तकरीबन 5% के करीब रेलवे के किरायों में इजाफा किया गया है। फिर महंगाई की इस आग में ओगरा ने भी अपना सिलेंडर झोंक कर आवाम को फ़ी किलो 38 रुपये 97 पैसे का सेक लगाकर LPG का जो घरेलू सिलेंडर है वो 2833 रुपये से भी ऊपर पहुँचा दिया है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों जो अमरीकी डॉलर है उसको भी तकरीबन इस वक्त 5 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में तो डॉलर 328 रुपये की तारीखी बुलंदी पर भी बेकाबू हुआ है, अभी तक काबू में नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल तक पहुँचने में और हमें यहाँ तक पहुँचाने में ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इन हालात ऐसे हों और उसमें आपके वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाता है कि जब वज़ीर आज़म ये कहें कि जितना महंगाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है उतना है नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी मामला है जी, परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और फिर रिहाई, इसके बावजूद आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और वाज़ेह अल्फाज में इस बात की भी हिदायत की थी कि परवेज़ इलाही को नैब कोई अथॉरिटी या एजेंसी अब गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन किसी भी कानून की परवाह किए बगैर आज हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने जैसे ही वो बाहर आए उनको 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो कानूनी थी या एक रुकनी बेंच ये फैसला नहीं दे सकती थी? ये बहुत सारे मिले जुले सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब को एक ख़त लिखा है, बिजली के हवाले से मामलात उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है, गरीब आवाम किस तरह से इस पर मज़ीद जो बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है कैसे रिएक्ट करेगी, और परवेज़ इलाही साहब का मामला। तो ये बड़े अहम 3 इशूज़ हैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। मुझे चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। और सर आप ही की इजाज़त से जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। उस्मानी साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने से रोका, तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि कोई अथॉरिटी या इदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें नज़रबंदी के कानून के तहत भी नहीं पकड़ा जा सकता। उसके बावजूद भी उस्मानी साहब आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? और सर इम्पॉर्टेंट ये कि कानून क्या कहता है, क्या इस तमाम सिनेरियो में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये अदालत की तौहीन कर दी गई है, अदालत का फैसला नहीं माना गया, हुक्म नहीं माना गया। उस्मानी साहब, कोर्ट्स में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ज्यूरिसडिक्शन होती है। लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ अप्लाई करता है पंजाब की हदूद में, और अगर पंजाब की हदूद में कोई उनको पकड़ता, पंजाब की पुलिस पकड़ती या कोई और अदारा पंजाब का पकड़ता, तो उस वक्त भी वो ऑर्डर अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर तो जहाँ तक मुझे खबर मिली है, मैं जो TV पे देख रहा हूँ, कि ये ये इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, वफाकी हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जी जी, और लाहौर से अरेस्ट किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अरेस्ट किया है, लाहौर से किसी पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किया। तो उस सूरत में कानूनी तौर पर तो ज्यूरिसडिक्शन वाइज तो ये ठीक है, लेकिन चूंकि एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और वो साफ ऑर्डर था कि उनको किसी वजह के बिना पे भी उनको अरेस्ट न किया जाए, कोई अदारा भी ना करे, तो उस सूरत में अगर ज़रूरत पड़ रही है वफाकी हुकूमत को अरेस्ट करने की, तो उनको चाहिए था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होते और उन पर बयान करते कि ये वजह है जिसकी वजह से हम उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो वो नहीं किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन बार सूरत ज्यूरिसडिक्शन वाइज तो उनका जो एक्शन था वो सही था। अच्छा उस्मानी साहब,
उस्मानी साहब, ये तो सर आपने वाजे कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का क्योंकि वो फैसला है तो वहाँ से गिरफ्तारी, वहाँ का कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट नहीं गिरफ्तार कर सकता, लेकिन क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो सर ज़रा ये भी वाजे कर दीजिएगा कि नक्शे अमन के पेश नज़र ही इस्लामाबाद पुलिस किसी और शहर से गिरफ्तार कर सकती है किसी और शहरी को? देखिए, इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत की सीट है, और अगर वो कोई अच्छा। वहाँ की पुलिस आके अरेस्ट करती है तो कर सकती है। यकीनन ये ज़रूरी बात है कि जब ये जाएंगे कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब, तो उनको यकीनन रिलीफ मिल जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो कर दे, उन्होंने वो कर सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। सर अब इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या किया जाएगा? क्या लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? जी, अब इस्लामाबाद के कोर्ट्स में जाना पड़ेगा उनको, वहां से रिलीफ लेना पड़ेगा उनको। अब उस्मानी साहब, इसी मामले का सर एक और एंगल भी है। जिस बेंच ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म सुनाया वो सर सिंगल बेंच था। क्या सिंगल बेंच ये फैसला सुना सकता है या फिर ऐसे केसेस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच का होना जरूरी होता है? कानून क्या कहता है सर इस पर? अब ये मेरे पास तो इस वक्त वो किताब नहीं है कि मैं देखूं उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर से तो नैब के जो मामलात हैं वो हमेशा जाते हैं डबल बेंच के पास, 2 जजेस के सामने। सही। शाइख उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कानूनी पहलू क्या है, कानूनी नुक्ता क्या है परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उस पर आप बात कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। अनवार साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, बिजली के बिल्स पर आज़ाद कश्मीर में शदीद एहतजाजी सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है सर? काबू पा लिया गया है हालात पर? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कश्मीरियों का मुकदमा रावल दस्ते के तौर पर लड़ती आई हैं, और ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कश्मीर दोस्त लोग मौजूद हैं, तो इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी बिजली के बिलात में जो टैक्सेस में इजाफा किया गया उस पर एहतजाज जारी है जी। अगरचे मैंने जो इजाफा था उसको इल्तवा में डाल के काबीना की कमेटी बना दी है, और मैंने अपने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि वो गुज़श्ता माह के रेट्स पे बिल जमा करवाएं, लेकिन जमा ज़रूर करवाएं। तो इस वक्त तो अभी तक तो प्रोटेस्ट जारी है। जी ठीक। अच्छा अनवर साहब, आपने सेनेट कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो इस पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रब्ता किया गया आपसे, कोई यकीन दहानी करवाई आपसे, आपको, सिवाय इसके कि बिजली के बिल जो हैं वो भर दिए जाएँ, उसकी अक़सात हो जाएंगी? जी, सेनेट कमेटी में चूँकि मुझे भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर के जो लोगों का नुक्ता नज़र है वो बयान करने का मौका है, इस पर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ हमारी इंटरेक्शंस फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुसलसल जारी हैं। मेरे जो 2 मेन इश्यूज़ हैं, एक तो हमारा जो फेडरल डिविजिबल पूल में आज़ाद कश्मीर का शेयर है उसके हवाले से हमारी बातचीत जारी है। इसके साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर में 2600 मेगावाट हाइडल पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात तकरीबन 350 पौने 400 मेगावाट हैं। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान से कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बराह रास्त ये जो 2 मेजर हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनसे बिजली हमें फ़राहम की जाए, और जिस रेट्स पर वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन रेट्स पर वो बिजली ख़रीदेंगे। इसके बाद कश्मीर गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करने दिया जाए कि वो ये बिजली सस्ती बेचे या अपने शहरियों को महंगी बेचे, या ये फैसला जो है अनवर साहब मैं चाह रही हूँ ज़रा आप इसको ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करके सर क्लैरिटी के साथ बता सकेंगे। आप कहते हैं बिजली उस रेट पर दी जाए जिसमें आज़ाद कश्मीर में पैदा होती है, तो सर ज़रा आप मुझे आसान अल्फाज में बता देंगे कि फ़ी यूनिट क्या रेट होता है मंगला और जो नीलम झेलम से बनने वाली बिजली है, और आपको इसका फ़ी यूनिट कितने का पड़ता है? देखिए, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारा एग्रीमेंट है मंगला डैम रेजिंग का, उसमें तो हमारे साथ ये तय हुआ था कि 2.59 रुपीज़ जो है वो हमें बिजली पड़ेगी, जो हम ख़रीदेंगे जो 2.59 रुपीज़ है। लेकिन वो 1 साल का अरेंजमेंट था, उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला चलता रहा। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक जो मंगला में बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो तकरीबन 3.5 पौने 4 रुपये जो ख़रीद रहा है जो सेंट्रल पावर परचेज़ कंपनी है, और जो
नीलम झेलम में है वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली है, क्योंकि ये हाइडल पे बिजली है। तो जो मंगला नीलम झेलम पे है वो 7.5-8 रुपये के करीब कॉस्ट आ रही है, जो नीलम झेलम कंपनी बेच रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये सेंट्रल पावर परचेज कंपनी को। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि जिस रेट पे आप बेच रहे हैं उसी रेट पे आप हमें दे दें। जी 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 सर, क्लियर कीजिएगा 410 के दरमियान एग्रीमेंट तो ये था के दरमियान पाकिस्तान अगर बिजली खरीद रहा है तो आपको पर यूनिट क्या मिलता है सर? हमें पर यूनिट जो हमारे साथ जब डैम रेजिंग का मुआहदा हुआ था, तो उस वक्त चूँकि दूसरी दफ़ा मीरपुर के लोग रिप्लेस हुए, पहली दफ़ा 1967 में जब मंगला डैम बना, और दूसरी दफ़ा जब मंगला डैम बना इसको रेज़ किया गया, तो फिर हमारे जो सारा शहर है, जो न्यू सिटी मीरपुर है, वो मुतासर हुआ, नई हमें टाउन्स बनाने पड़े। तो दोबारा जब एग्रीमेंट किया गया रेजिंग का, जब 1240 पे पानी गया, तो उस वक्त ये तय किया गया कि 2.59 रुपीज़, उस वक्त बिजली सस्ती बनती थी इससे भी। मैं तो आज का रेट आपको बता रहा हूँ कि आज मंगला डैम तकरीबन 3.5 रुपये में बिजली दे रहा है। उस वक्त 2. ये आज से ये 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 2.59 के एतबार से। लेकिन अब हुआ ये कि इस साल मुझे ये बताया गया कि जी आप, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गया पाकिस्तान में, वापडा जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता और ना ही सेल करता है, वो तो सिर्फ बिजली बनाता है और सेंट्रल पावर परचेज कंपनी को दे देता है। तो वो पावर परचेज कंपनी जो है वो फिर ये बिजली डिस्कोस के ज़रिए, नेपरा इनका रेट्स का तयन करता है, और डिस्कोस के ज़रिए ये बिजली फिर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और गुजरांवाला इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और पेशावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, इन 3 कॉरपोरेशन से बिजली आज़ाद कश्मीर में आती है। और ये बिजली जो हमें चार्ज कर रहे हैं, मैं गुज़श्ता माह का बिल आपको बता देता हूँ कि ये 30 रुपये यूनिट हमें चार्ज कर रहे हैं। जी 30 रुपये आप कह रहे हैं कि फ़ी यूनिट पड़ रहा है। तो सर क्या आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी कंपनी नहीं है सर जो बिजली आज़ाद कश्मीर की बिजली आज़ाद कश्मीर को प्रोवाइड कर सके? देखिए, हमारा जो आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, यही मेरे बातचीत चल रही है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर से और फेडरल गवर्नमेंट से, कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसको मैं वैसे भी आइंदा आने वाले दिनों में एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी में इसकी हैसियत तरकीबी को कानून के तहत तब्दील करने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि फौरी तौर पर अगर आप इसको डिफेक्टो कंपनी बना लें, अपने आप को इसको ट्रीट कर लें, तो लेनी तो कंपनी की सूरत में भी और गवर्नमेंट की सूरत में, दोनों सूरतों में गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर नहीं है और उन्होंने ही पे करना है, क्योंकि हमारा अपना एक निज़ाम है आज़ाद कश्मीर में। तो आप मुझे बरह रास्त बिजली दे दें, बिजली जितने हाथों से वो गुजर के आती है, उतना ही उसमें ग्रे एरियाज बढ़ते जाते हैं और उतनी बिजली का रेट हाई होता जाता है। और ये जो डिस्कोस का मैं समझता हूँ कि तजर्बा है, ये शायद पूरे पाकिस्तान में भी नाकाम होता जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद नाकाम होगा। और सर मुझे बताइए, सर्कुलर डेट मजीद बढ़ता जाएगा। आज़ाद कश्मीर का एक बिजली के हवाले से अनवार साहब एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के लिए जा रहे हैं, और काफ़ी अरसे से ये मामला जो है वो पावर सेक्टर के हवाले से काफ़ी अरसे से ये मामला डिले का शिकार था। तो आप इसके स्टेप ले रहे हैं, एक अच्छा कदम है, तो ये कब तक होगा सर? देखिए, पहले तो ये असूली फैसला करना है कि मुझे वो अदारा बनाने का मकसद तो तब हासिल होगा कि अगर मुझे बरह रास्त बिजली मिलनी है। अगर मुझे फिर थर्ड या फोर्थ पार्टी से बिजली खरीदनी है और 30 रुपये खरीदनी है, तो फिर तो वो बुनियाद ही वो मेरी जो है उसकी नफ़ी हो जाती है। डिस्को तो आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट को डिफेक्टो डिस्को कहने में तो आज भी कोई अमर माने नहीं है। लॉसेस का जिम्मेदार जो है फिर वो आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी, बरह रास्त आज भी वही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर आपको हाइडल पोटेंशियल दे रहा है, उससे जो आज़ाद पाकिस्तान का आर्टिकल 157 और 161 एक्सप्रेसली बड़ा क्लियरली ये कहता है कि आपको फर्स्ट राइट ऑफ जो यूज़ है वो उन इलाकों में है जहाँ से वो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उस आइन की स्पिरिट को ही अगर फॉलो किया जाए तो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को जो फर्स्ट राइट ऑफ यूज़ है उसके तहत जिस कीमत पर बिजली बन रही है, अगर उस कीमत पर आज़ाद कश्मीर, और हमारे तो बिल्कुल छोटी सी किटी है, 350 पौने 400 मेगावाट जो है वो मैटर ही नहीं करते हैं। 2600-2700 हम बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतना हाइडल पोटेंशियल है आज़ाद कश्मीर में कि वो 2-3 सालों में हम जितना हम अभी आज के दिन मांग रहे हैं, इससे 4 गुना हम बना के वापस आपको जो है नेशनल ग्रिड में दे देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारा मसला इस तरह रिजॉल्व होता है कि जो आपके थर्मल आईपीपीज हैं जो कैपेसिटी चार्जिंग कर रहे हैं वो चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये अलग बहस है। मुझे जरा ये बताइएगा, ये आपको क्या लगता है
ये 70-75 सालों में ये क्यों ऐसा मसला है, क्या ऐसा मसला है कि जो बात आप कर रहे हैं ये हम नहीं कर सके हैं, अपनी बिजली प्रोड्यूस करके नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं कर सके हैं सर? सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं थी आपकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं अभी, आप 2700 मेगावाट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आगे 2-3 साल में मजीद भी नेशनल ग्रिड में शामिल कर सकते हैं, तो ये सर 70-75 सालों में ऐसा क्यों नहीं हो सका? कहाँ मसाइल आए सर? असल में जो थर्मल जो था, पावर प्रोड्यूसर्स जो आईपीपीज थे, इन्होंने कसीर तादाद में जो हैं वो पाकिस्तान में, आपको पता है कि पावर प्लांट्स लगाए जो कि ये तेल से चलते हैं। तो उसके बाद हाइडल की तरफ जो था इन्वेस्टमेंट कम हो गई, लेकिन अब चूंकि हाइडल जो है वो बहुत सस्ती बिजली है और थर्मल की बिजली शायद आपको कभी सेंट्स में भी पे करनी पड़ती है, तो अब दोबारा इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो थर्मल से हट कर दोबारा हाइड्रो बिजली की तरफ आ गया, क्योंकि वो उसकी जो कैपेसिटी, जो बाइंग है और उसकी जो बिजली की फ़रोख्त है उसकी, और जो थर्मल की बिजली की फ़रोख्त है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब इन्वेस्टमेंट चूंकि वापस हाइड्रो की तरफ हो रही है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में 9000 मेगावाट का आइडेंटिफाइड हमारे पास जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ मौजूद हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कमी है। और कुछ तो हमारा अपना जो पीडीओ है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दिल्ली इदारा जो बिजली प्रोड्यूस करने वाला इदारा है, बनाने वाला, वो भी काम कर रहा है और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी कह रहे हैं। और अभी तो वापडा के चेयरमैन से भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी कहा है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं आज़ाद कश्मीर में, चूँकि अब सस्ती बिजली जो है आइंदा आने वाले सालों में एनर्जी क्राइसिस से बचने का सिर्फ एक हल है कि आप अपनी बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो अब मेरा ख्याल है अब आप वजीर आजम के मनसब पर हैं, आपने एक बात कह दी, ऑब्वियसली आवाम इसको फॉलो करेगी, लेकिन फॉलो करेगी कैसे? आपने कहा कि पिछले बिल्स ही दोबारा इस महीने के लिए भी जमा करवा दिए जाएं, तो होगा कैसे सर? क्या दोबारा नए बिल्स जनरेट किए जाएंगे या वो पिछले साल के बिल के, पिछले महीने के बिल के तनासुब से इस महीने का बिल जमा करवा दिया जाएगा? होगा कैसे ये? नहीं, ये बड़ा सिंपल इसका वे है कि जिन लोगों ने बिल जमा करवा दिए थे उन्हें हमने, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आपके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो प्राइस की, वो अगले बिल में हम एडजस्ट कर देंगे। और हमने सिर्फ गुजारिश ये की है कि जब तक कि हमारे हाइडल इश्यूज एड्रेस नहीं हो जाते, अगर तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुझे मुकम्मल यकीनदानी कराई गई है कि इस पर बड़ी ठोस प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह, और मुझे तो कभी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन अनवार साहब सर प्लीज क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त तमाम कश्मीरी आवाम सुन रहे होंगे आपको, आपके मैसेज को बड़े गौर से सुन रहे होंगे कि आप क्या बात करना चाहते हैं। तो सर ये कहिए कि जिस शख्स ने, जिसके पास अभी इस महीने का बिल मौजूद है, उसने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया है, वो क्या करेगा? वो पिछले महीने के तनासुब से पिछले महीने वाला बिल जमा करवाएगा या मौजूदा बिल जमा करवाएगा और वो अगले महीने में एडजस्ट होंगे? देखिए, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के कंज्यूमर्स हैं उनकी तकरीबन बिल जमा कराने की तारीखें गुजर गई हैं। अब अगले माह जो बिल जमा होने हैं वो होने हैं। इस माह जब बिल जमा हो रहे थे तो उस दौरान हमने ये फैसला किया था मेरी कैबिनेट ने कि जो बिलों में इजाफा है उसको इल्तवा में रखा जाए। 60% के करीब लोग बिल जमा करा बैठे थे, 40% रह गए थे। जिन्होंने जमा कराए उन्हें ये बता दिया गया कि आपके आइंदा आने वाले इस माह के बिल में, सितंबर के बिलों में आपकी जो एडजस्टमेंट है वो उसको देख लिया जाएगा, जो आपसे पैसे वो एडजस्ट कर लिए जाएंगे। जिन्होंने नहीं जमा कराए, देख रही हूँ जी, वो फिर अगले महीने ऑब्वियसली फिर वो लेट लगकर साथ में आएंगे। नहीं जमा कराए मुझे वो मौजूदा रेट्स के मुताबिक करवा लें। सही। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपने एक जगह कहा, आपका स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस मुअत्तल किए और अब गुज़िश्ता साल के टैरिफ पर बिल वसूल किए जा रहे हैं। तो ये कौन से टैक्सेस थे सर, कितने थे ये वो टैरिफ था जो बुनियादी तौर पर हमारा जो मैकेनिज़्म है पिछले गुज़श्ता कई दहाइयों से, वो ये है कि जब पाकिस्तान में बिजली इंक्रीज़ की जाती है तो टैक्सेस को शामिल करके जो पर यूनिट 4.67 से 6.25 तक और 7 तक भी गया है, ये जो इंक्रीज़ है वो एट पार आज़ाद कश्मीर के शहरियों में मुंतकिल कर दी जाती है। तो इस दफ़ा चूँकि ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा था, फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रही थी
और इस पे शदीद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, तो उस वक्त कैबिनेट ने यह डिसीजन किया कि इसको इल्तवा का शिकार कर दिया जाए। जो इजाफी टैक्सेस हैं, जो साबका बिलात बिजली के हैं, सर उन रेट्स आपने ये कैसे दिया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जो बिजली में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है वो IMF की सख्त शराइत की वजह से किया जा रहा है। अब इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम को अभी तक हुकूमत, निगरान हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे सकी है, तो आपने ये कैसे दे दिया? गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत नहीं रिलीफ दे पाई वो तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। मेरा तो बड़ा छोटा सा मुकदमा है कि वो ये है कि जो मेरे बिजली के जो नेट हाइडल प्रॉफिट्स हैं, इन दोनों जो मंगला डैम से और जो नीलम झेलम से प्रोड्यूस होने वाली बिजली है, वो नेट हाइडल प्रॉफिट्स और मेरा GST वो खरबों में बनता है। तो वो हिसाब फहमी होने बाकी है। अगर मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 157 के तहत वो मिल जाता है, तो फिर तो अगर वो मुझे मार्केट रेट पे भी बिजली देना चाहेंगे तो मैं ले लूँगा। लेकिन बिजली देने के साथ जो मेरे राइट्स हैं उनके ऊपर अभी गुफ्तगू जारी है, और मैं उस पर इसलिए ज़्यादा इसरार नहीं करता कि हुकूमत पाकिस्तान मुश्किलात में है। तो इसीलिए मैंने एक इंटरम हल तजवीज़ किया था कि आप जो जितने पैसों पे बिजली आपको मिल रही है, जो उसी रेट पे आप अगर मुझे दे दें तो मेरा वक्ती तौर पर मसला हल हो जाता है। ठीक, अच्छा सर, ये आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, एक हुकूमत से आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जुमलेबाजी हो रही है, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को रोशन करने के लिए कश्मीर को तारीख किया जा रहा है, तो सर आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म के जुमलों से दुश्मन को फ़ायदा होगा और कश्मीरी अवाम के लिए ये अच्छा पैगाम नहीं जाएगा उनके सामने? देखिए, गुजारिश ये है कि गुफ्तगू जो है वो हर शख्स अपने जहन के मुताबिक करता है। मैं समझता हूँ कि रोशन पाकिस्तान ही कश्मीरियों की मुस्तकबिल का गुमाज है, और मुझे तो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया कि आज़ाद कश्मीर अंधेरों में डूब गया है। डेफिनेटली लोगों को मुश्किलात का सामना है, और इन मुश्किलात को हुकूमत पाकिस्तान ने ही हल करना है, चूँकि इलाके पाकिस्तान की मंजिल जो है वो अभी हमने हासिल करनी है। तो हमारी उम्मीदों और आरज़ुओं का मरकज़ ही पाकिस्तान है, और मैं जब पाकिस्तान के सेनेट में गया तो वहाँ जिस किस्म का ओवरवेलमिंग रिस्पांस मुझे मिला, उससे मेरे दिल में और तक़वियत पैदा हुई, और अभी भी मुझे पूरा यकीन है, कभी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद जो है वो अपने आज़ाद कश्मीर में बसने वाले शहरियों को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर फराहम करेगी। अनवार साहब, कश्मीर एक तो हमारी शहरग, और कश्मीर का जो सबसे बड़ा वकील है वो पाकिस्तान ही है। इससे पहले भी हमेशा कश्मीर के लिए पाकिस्तान खड़ा रहा है और आइंदा भी खड़ा ही रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वकील है कश्मीर का। सर एक ब्रेक लीजिए, छोटे नए, मुझे आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए, वापस आते हैं और आपसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं। वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइए, अभी ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि खरबों रुपए हमारे वाजिबुल अदा हैं सर, उस हवाले से बताइएगा सर, किस मद में वाजिबुल अदा हैं, कितने हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि 2003 में मंगला डैम रेजिंग का एग्रीमेंट जो है वो किया गया, और उसके बाद नीलम झेलम जो है ये 2018 में इसने प्रोडक्शन शुरू की। तो जो हमारे वाटर यूज़ चार्जेस हैं वो ₹1.10 वो पर यूनिट हैं, और उसके बाद जो हमारे GST के इश्यूज़ हैं वो अभी चूँकि मामला आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो जब तक वहाँ से डिसीजन नहीं हो पाता उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे ये पता है कि वो खासी से ज़्यादा ख़तीर रकम है। सर लाइन लॉसेस कितने हैं सर? आप लाइन लॉसेस पूछ रही हैं या आप हाइडल प्रॉफिट पूछ रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। जी वो भी बताइए सर, और लाइन लॉसेस भी बताइए, और फिर ये भी कि उसको आप अभी तक कम क्यों नहीं करवा सकें, वो तो मजीद बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो नेट हाइडल प्रॉफिट्स जो हैं जो हमने इन दोनों पावर प्रोड्यूसर से लेने हैं वो मैंने आपको फिगर बताया। जो हमारे लाइन लॉसेज हैं वो ऑलमोस्ट 27 to 29% के करीब चल रहे हैं। ठीक, सही। अच्छा, अब सर ये और ये जो मैं आपसे पूछ रही थी कि इसको आप कम क्यों नहीं करवा सके?
क्या कम नहीं करवा सके? सर 27-28% के करीब आप कह रहे हैं ना, लाइन लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो आप उसे कम क्यों नहीं करवा सके? वो मैम इसलिए अभी फौरी तौर पर कम नहीं हो सकती कि आज़ाद कश्मीर सारी हिली टेरेन है। शायद आपने देखी है कि जो बिजली इस्लामाबाद से आ रही है या मरी से आ रही है और उसने फॉरवर्ड को हुटा जाना है, तो अभी रास्ते में ग्रिड स्टेशंस बनने वाले हैं। जितना आपकी लेंथ तवील होती है उतना वोल्टेज में कमी आती है, लाइन लॉसेज उतने बढ़ जाते हैं। और दूसरा अभी जो है 100% हम वो पाकिस्तान में भी शायद पॉसिबल नहीं है, तो आज़ाद कश्मीर में भी 100% तो मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि वो बिलिंग हो पा रही है, उसमें भी लॉसेज हैं। लेकिन उसी के लिए ही हम इसको एक डिस्को में तब्दील करके, तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शायद पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह भी मुनासिब समझेगा लेजिस्लेशन के ज़रिए हम कर रहे हैं। तो लॉसेस को तो कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा टैरिफ इशू हल हो जाएगा तो लॉसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं टैरिफ इशू हल होगा तो ये जो लॉसेस वाला मसला है ये ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम ये जो एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से हो गई, इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे बताइए ये जो एहतजाज हुआ, हड़ताल वगैरह हो रही है, पुरअमन एहतजाज, आप इसे कहते हैं कि ये जिंदा कौमों का जेवर होता है, लेकिन इसके साथ साथ सर जो कुछ एहतजाज हुआ, आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी अवाम ही थे या शरपसंदों ने या दुश्मन ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है? मैं समझता हूँ कि दुश्मन तो हर ऐसे मौके पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीरियों की अक्सरियत का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, हमारा रिश्ता बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के साथ है, और वो इतना मजबूत है कि कश्मीर की हवाओं का, दरियाओं का, अवामी जज्बात का, सबका रुख पाकिस्तान की जानिब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जितनी मर्जी शरपसंदी हो, जो कि मेरा ख्याल है अभी 2.3% से ज़्यादा नहीं हो सकी है, तो आज़ाद कश्मीर के जो गालिब अक्सरियत है उनके ज़हनों में पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से कोई सवालिया निशान अभी तक नहीं है। आप कहते हैं ये जो एहतजाज हैं, हड़तालें हैं, ये पुरअमन है, जिंदा माशरों का जेवर है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म है वो ये कहते हैं कि इसका कोई जवाज़ ही नहीं है। सर इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। मैं जो कहता हूँ कि ये जो पुरअमन हड़तालें हैं अवाम का हक है, वो इसलिए कहता हूँ कि मुजफ्फराबाद में जब नीलम झेलम रिवर डैम बना तो नसेरी के मुकाम पे जो था दरिया नीलम, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। जब वो दरिया नीलम डाइवर्ट किया गया तो मुजफ्फराबाद में एनवायरनमेंट के संगीन इश्यूज पैदा हुए। उसके बाद जो था मरीन लाइफ मुतासर हो गई, वाइल्ड लाइफ मुतासर हुई, और सबसे बढ़कर जो पानी के पीने के मसाइल थे, जो दरिया से पंप किया जाता था पानी, उसके मसाइल पैदा हुए। मुजफ्फराबाद में सीवरेज के मसाइल पैदा हुए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये हल तलब हैं। इसलिए अगर वो मुजफ्फराबाद के लोग या ताजर पुरअमन हड़ताल करके अपनी तवज्जो दिलाना चाहते हैं अपने जायज़ मुतालबात की तरफ, तो मैं इसमें उनको हक बजानिब समझता हूँ। ठीक। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर के कुछ रिहायशियों की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि महकमा बरक़ियात उनकी ज़मीनों पर नस्ब खंभों और ट्रांसफार्मर्स को समेट ले, बल्कि जब से वो उनकी ज़मीनों पर नस्ब किए गए हैं उनका किराया भी अदा करे। तो सर हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या मौक़िफ़ रखती है इस मुतालबे पर रिहायशियों के? देखिए, ये मासूम मुतालबा है। मैं सियासी कारकुन हूँ और मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि असेंबली में जब हमने किसी मसले की तरफ फौरी तवज्जो दिलवानी हो ना, तो हम तवज्जो दिलाओ नोटिस या तरीक़े इल्तवा के ज़रिए, तरीक़े इल्तवा ज़रा ज़्यादा संगीन चीज़ है। ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कि हमारे बिजली के मसाइल को हल किया जाए, और अगर इनको ना हल किया गया तो डेफिनेटली ये तरीक़े इल्तवा में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि तवज्जो दिलाओ नोटिस की सतह पर इस मसले का हल हो जाएगा। सही। अच्छा सर ये फरमाइए, आपको हुकूमत संभाले हुए माशाल्लाह 4 महीने हो गए हैं, 29 रुकनी कैबिनेट है सर आपकी, मुंतखब किए हुए उसे भी 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक खजाना के अलावा जो दीगर वज़रा हैं उनको कलमदान ही नहीं दिए गए। तो वज़रा को महकमे क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये चूंकि इत्तेहादी हुकूमत है, ये एक जमात की हुकूमत नहीं है, और इत्तेहादी हुकूमत में फैसला साजी के लिए बड़ी अरकरेज़ी से काम करना पड़ता है। वज़रा को बनाने के लिए मुझे एक आइनी तरमीम करनी पड़ी। इससे पहले बजट के मसाइल थे, बजट में भी मुझे बेतहाशा मेहनत करनी पड़ी। कुछ 700 करोड़ के करीब रकम ऐसी थी जिसकी कोई रीजनिंग मौजूद नहीं थी, तो वो मुझे असेंबली में फिर नहीं ले जाना पड़ा, और उसके लिए अभी हम फोरेंसिक ऑडिट की तरफ जा रहे हैं। और उससे कबल जो हमारे बुनियादी इश्यूज़ थे गवर्नमेंट बनते साथ ही,
वो हमें 12 अरब रुपया अपने डेवलपमेंट का भी खर्च करना था। तो अभी तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 18 से 19 घंटे काम कर रहा है और अभी ये हड़तालें हैं। जो ही ये फेज़ गुजरता है इंशाल्लाह तो फिर मुशावरत के साथ इत्तेहादी हुकूमत की तीनों पार्टियों को साथ रखते हुए ये पोर्टफोलियोज़ वाला मरहला भी हल हो जाएगा। तो सर पोर्टफोलियो होंगे, महकमे होंगे वज़रा के पास, तो वो मसाइल ज़्यादा अच्छे से हल कर सकेंगे। और ये जो 700 करोड़ की आप बात कर रहे हैं सर, ये किस मद में दिए जा रहे हैं? सॉरी, क्या फरमाया आपने? जी सर, किस मद में इसका ऑडिट हो रहा है 700 करोड़ का? ये वो रिवाइज बजट था जो कि पिछली हुकूमत खर्च कर गई, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरियाँ मुझे दस्तयाब ना हो सकी, तो उसको मैंने असम्बली से पास नहीं करवाया और अब उसका फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है कि वो 7 अरब की रकम जो है वो उसका जो अखराजात हैं वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अगर कानून के मुताबिक होंगे तो उनको सप्लीमेंट्री बजट में पास कर दिया जाएगा, अगर कानून के मुताबिक नहीं हैं तो ये केसेस सारे अहतसाब के इदारों के हवाले हो जाएंगे। ठीक सर आगे फरमाइए ज़रा, ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ मनसूखी की समाअत के दौरान मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने के लिए टाइम फ्रेम मांगा है, जिस पर उन्होंने टाइम फ्रेम देने के बजाय कहा है कि मखसूस टाइम फ्रेम देना अभी मुमकिन नहीं है। अब आपको लगता है अनवर साहब कि सुप्रीम कोर्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ फैसला दे सकती है? लगता है आपको ऐसा? देखिए, मैं बिल्कुल इस मामले में खुशहम आदमी नहीं हूँ। अगर बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला जात को देखा जाए तो कमेंट्स कुछ और आते थे, फैसला कुछ और हुआ। तो लेट्स सी, देखिए क्या करती है भारतीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है? मैंने अर्ज़ की ना कि बाबरी मस्जिद में कमेंट्स शायद ये थे कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ना सिर्फ इजाज़त दी गई कि बल्कि वहाँ पे अब राम मंदिर तमीर किया जा रहा है। तो हिंदुत्व के फलसफे में कोई खैर की तवक्को करना ये बाइसे हमाकत ही है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा सर, ये फरमाइए, सैयद अली गिलानी, इनको इस दुनिया से रुखसत हुए हुए 2 साल हो गए, तवाना आवाज़ थी जो खामोश हुई है, उनके जाने से सर तहरीक आज़ादी पर क्या फ़र्क पड़ा और आपको लगता है कि उनके जाने से जो खला पैदा हो चुका है वो पुर हो सकेगा? देखिए, अली गिलानी साहब ऐसी शख्सियत थे, अल्लाह करवर करोड़ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, कि जो पाकिस्तान के हक़ में मजबूत तरीन आवाज़ थे। और वो ऐसी शख्सियत थी कि जिनके जाने से तो खिलाफ पूरा के होने का कोई तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन वो जो हमें मैसेज दे गए मुसलसल जदोजहद का और हलाके पाकिस्तान की मंजिल तक पहुँचने का, अब उनके जितने पैरोकार हैं उन पर यह लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो जिस जदोजहद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी और आखिर में अपना बुढ़ापा पवंदे सलासल करवाते हुए अपनी जान भी इस तहरीक की नज़र कर गए, तो अब इस तहरीक से वफा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अली गिलानी मरहूम के नज़रिए को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम इलाके पाकिस्तान की मंजिल हासिल करने के लिए हर कुर्बानी दें। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी कौम इसके लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म पीर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, मकबूजा कश्मीर के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो इस वक्त बिजली बिल्स का पूरा पाकिस्तान मसाइल का सामना कर रहा है उस पर आप बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर जी खुशामदीद आपको कहती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, सबसे पहले ये फरमा दीजिए सर, पेट्रोल 300 रुपये महंगा हो गया है, डॉलर पहले ही 300 रुपये पर है, LPG 40 रुपये मजीद महंगी कर दी गई है, पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो डिफ़ॉल्ट ज़्यादा श्रीलंका से भी नीचे चला गया है, ज़िम्मेदार कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में महंगाई हुई है, डॉलर की रुपए भी डिवैल्यू हो रही है, और उसके बाद आपने LPG की बात की, आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस की बात की, आपने आप बिजली की बात करें, बहुत सी चीज़ें महंगाई। देखें, पिछली जब 16 महीने की हुकूमत थी, हमने जब अदम एतमाद की PTI से जो हमने हुकूमत ली, तो हमें IMF के पास जाना पड़ गया था। हमारे पास 2 मुश्किल फ़ैसले थे, या तो हम IMF के पास न जाते और मुल्क डिफ़ॉल्ट करते, या IMF के पास जाके हम मुश्किल फ़ैसले करते। ये मुश्किल फ़ैसलों में से एक फ़ैसला था। लिहाजा जो है, अगर आप देखें कि जो पिछली हुकूमत, जो PTI की हुकूमत थी, अगर वो IMF के साथ जो माजी में उनकी डील हुई थी उसको अगर वो
जो है ऑनर करते तो ये मुश्किलात शायद हमें ना देखनी पड़ती। लेकिन अब हमें मुश्किलात हैं, हम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें जो है इस पे काबू पाए हुकूमत, इस वक्त निगरान हुकूमत, फिर अगली जो हुकूमत आए इस पे पाओ। लेकिन इसमें कुंडी अगर आप साहब, बिजली में आप अगर सर सिर्फ आप वाटर एंड देखें हाइडल तो पावर उसमें की भी बात जब कर तक रहे हम हैं। पिछले 16 महीने से वसाइल का कलमदान आपकी पार्टी के पास था। आज पीपल्स पार्टी बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। लेकिन सर, ये जो आवाम को इतने महंगे बिजली के भारी बिल्स पड़े हैं, इसका फैसला तो सर आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने किया था ना, जिसके नतीजे आवाम भुगत रहे हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे सर इसे? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं वो कर रहा हूँ कि 16 महीने में क्या हो। 16 महीने में तो आप डैम नहीं बना सकते हैं। हाइडल डैम्स बनाने में आपको सालों साल लगते हैं। अभी भी जो है वो डैम्स जो उससे पहले हमने हुकूमत में शुरू किए थे, अभी भी अंडर प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। IPPs एक शॉर्ट रिलीफ के लिए आपके लिए होता है। इसलिए हम कहते हैं हाइडल पे जो है अगर आप आज शुरू करते हैं उसमें 8-10 साल 15 साल, डैम्स में लगता है 4 साल लगता है। एक मतलब है कि इस चीज़ में हाइडल डैम इतने आसानी से नहीं बनाए जाते हैं। हाइडल डैम में टाइम लगता है। इसलिए हम कहते हैं, जहाँ तक बिल्स की बात की, पिछले महीने के बिल हैं जो हमारी हुकूमत के बिल, हम मानते हैं क्योंकि मुश्किल फैसले थे हमने करे थे। आप जो क्या माजी में हमारी माजी में जब हुकूमत थी तो हमने थर कोल का आप देखें, थर कोल हमारे लिए जो है वो मिसाल है। जो हमने थर कोल के जो है प्लांट्स जो है बिजली पैदा कर रहे हैं, तो वो अगर आप देखें तो वो एक 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 एग्जाम्पल है कि हमें इस तरफ ही जाना चाहिए। हम कोल की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें हाइडल की तरफ जाना चाहिए। हमें सिंध में, बलूचिस्तान में आप विंड की तरफ जा सकते हैं। इस तरह जो है आप सोलर की तरफ जा सकते। तो इन चीज़ों पे जब तक हम बैठ के इस मसले का लें। और मेरा एक और मुतालबा भी होगा, ये मेरा ज़ाती एक मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस पे भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए कि हम इस जो है मुसीबत से या इस मुश्किल वक्त से जो कि इस वक्त बिजली के बहरान की सूरत में है, इसे हम कैसे निकल सकते हैं। इसमें सबको जो काम हमने 3 महीने बाद करना है, वो अगर हम 3 महीने पहले शुरू कर ले तो मैं समझता हूँ को बहुत बेहतर है। सर, आप ऑल पार्टीज की बात करें, ये जो ताजर बिरादरी है वो जा रही है हड़ताल पर, जमात इस्लामी हड़ताल पर जा रही है। वजीर आजम कहते हैं जवाज नहीं है, बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। आगे बढ़ते हैं गुंडी साहब, आप लोग इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह रहे थे कि जल्द से जल्द हल्का बंदियां की जाएं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियां जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। आप समझते हैं कि अब इलेक्शन हो जाएंगे जल्दी, ये मुमकिन हो सकेंगे अब? देखिए, हमारे पार्टी का डेलीगेशन हम इलेक्शन कमीशन गए थे। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा था। हमने पहले भी मीडिया के सामने ये पॉइंट रखा था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 90 दिन का कहती है। जो डिलिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बालातर है, मैं समझता हूँ। तो हमने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि आप ऐसे है कि आप इस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अगर इलेक्शन कमीशन अब नहीं कराता, उस पर CC की मीटिंग होनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें हमने फैसला करना है कि हमने इसके ऊपर क्या बात करनी है क्या नहीं। अब देखिए, उसने तो इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ अपने इलेक्शन इसका सेंसस शेड्यूल का ऐलान किया, डिलिमिटेशन का ऐलान किया। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि सेंसस के बाद हम इलेक्शन कब कराएंगे, ये डिलिमिटेशन के बाद। उन्होंने तो सिर्फ डिलिमिटेशन का एक हद बता दी कि यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद अगला कोई चीज़ नहीं। हम तो कहते हैं कि आपने तो इलेक्शन भी नहीं बताया कि आप इलेक्शन कब करा रहे हैं, आपके इरादे क्या हैं, आप 90 दिन में नहीं करा रहे, कब करा रहे हैं, कोई इरादे तो अपने बता दें। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा सर, ये कहिए, सिंध में साबिक वज़रा के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने की खबरें आई, उसके बाद फिर मुकेश कुमार चावला साहब को हिफाजती जमानत भी करवानी पड़ गई। तो अचानक क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि हालात इस नहज पर आ गए? देखिए, मुख्तलिफ TV जो है चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि स्टॉप लिस्ट पे कुछ लोगों के नाम आए हैं। कोई कहता है 100 हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 500 हैं, 300 हैं। ये एक न्यूज़ है जो हम देख रहे हैं। अगर देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है, मैं अपनी मिसाल दूंगा, अगर मेरे साथ शेयर हो गया आपका नाम है, तो मैं अपनी लीगल कार्रवाई करूँगा कि मैंने उस पर आगे क्या करना है। लेकिन मेजॉरिटी में अभी भी देख रहा था कि वज़रा मेजॉरिटी आप कह रहे हैं स्टॉप लिस्ट में, मेजॉरिटी वज़रा कोई दुबई में है, उम्रे पे भी गए हुए हैं, मुख्तलिफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस या वज़रा जो हैं इस वक्त बैरून मुल्क दौरों पे भी हैं, गए हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा सच नहीं लग रहा मुकेश चावला को कुछ वो तहफ़्फ़ुज़ात थे या ख़दशात थे, उन्होंने अपनी बेल कराई, उसके बाद तो किसी ने बेल नहीं कराई। बाकी तो सब मूवमेंट कर रहे हैं। 8-10 लोग इस वक्त भी मुल्क से बाहर हैं। तो ऐसी सच कोई बात नहीं। अगर किसी का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, तो अगर उसको साथ शेयर होगा तो डेफिनेटली वो
आगे जाकर सर अपनी आज कानूनी नैब की कार्रवाई तरफ से करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूछिएगा नैब कि तरमीम से मुस्तफिद अफराद की करवाई गई है। सुन लीजिए कुंडी साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद, मंजूर कादिर काका, ये समेत दीगर लोगों के नाम शामिल हैं सर, जिन्हें किसी न किसी तौर पर पीपल्स पार्टी से जोड़ा जाता है। तो सर कहा जा सकता है कि जो नैब तरमीम हुई है इससे सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है? नहीं देखे तरामीम में बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्या इस वक्त जो है नैब तरामीम में PTI के चेयरमैन को फ़ायदा नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बता दें। ऐसे बाकी लोगों को भी हुआ। लेकिन हमेशा पीपल्स पार्टी के नाम ही आगे गर्दिश ला जाए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए कानून बनाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ लोगों को हुआ है। अगर आप तमाम लिस्ट A to Z शेयर कर लें, फिर उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस चीज़ को फ़ायदा हुआ है। लिस्ट में 4-5 नाम ले लिए जाते हैं मीडिया में और वो शेयर कर दिए जाते हैं। अगर सारी लिस्ट शेयर हो जाए तो उसमें पता चल जाए कौन सी पार्टी कौन है कौन नहीं है। और पहले भी देखें नैब के केसेस हमारे ऊपर बने। आसिफ अली ज़रदारी ने पहले 13-14 साल जेल में गुजारे हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। इस वक्त पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। ऐसे वजह नहीं, हमने तो हमेशा कहा कि नैब जो है ठीक, सर मंजूर काका की गिरफ्तारी और लोगों की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है? पीपल्स पार्टी जो है वो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो तर्जुमान हूँ, मंजूर काका साहब का तर्जुमान नहीं हूँ। मंजूर काका साहब अपनी सफाई खुद पेश करेंगे या उनके कोई तर्जुमान होंगे वो देंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उसकी वो कर सकता हूँ। मंजूर काका जो है पाकिस्तान पीपल में सरकारी अफसर हैं, सरकारी अफसर, उनका अपना डिपार्टमेंट, उनकी जो है वो सफाई दे सकता है। मुझे नहीं पता मंजूर काका या बाकी मुलाजमीन को किस खाते में पकड़ गए, उनके क्या चीज़ें हैं। अगर वो मैं देखूंगा तो मैं उस पर आपसे उस पर जो है बातचीत कर सकता हूँ। अब उनको पकड़ा है, उन्होंने डेफिनेटली अपने जो है लॉयर्स पेश किए होंगे। उनके लॉयर्स जाकर जो है अपना कंटेस्ट करेंगे केस कोर्ट्स में। अगर जुडिशरी समझेगी कि वो ठीक है या गलत है तो जुडिशरी ने फैसला करना है। मुझे इस वक्त उस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्या केस है, किस वजूहत की बिना पे पकड़ा गया है, कैसे है, वो उनके लॉयर्स बता सकते हैं। और उनके ये सवाल आपसे कोई किसी न किसी तरीके से मंजूर काका और उन समेत दीगर लोगों का ताल्लुक जो है वो आप लोगों से जोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।